I am Rajendra Kumar, Instructor Telecom, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। इस वीडियो के भाग में हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज का बहना। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचते हैं तो कुछ शब्द हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या लोड इत्यादि। आगे की स्लाइड में हम इन्हीं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। इनको समझने के लिए कुछ बड़ा सोचते हैं, जैसे ब्रह्मांड के बारे में या आपके आसपास की चीज़ों के बारे में, जो भी आपको दिखाई दे रही हैं। जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वह मैटर या पदार्थ की बनी होती है। कोई भी चीज़ जिसमें कुछ मास या वेट होता है तथा कुछ स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। मैटर मॉलिक्यूल से बना होता है और मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है। यदि कोई मटेरियल विभिन्न प्रकार के एटम के ग्रुप या सीरीज से मिलकर बना होता है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं, और यदि कोई मटेरियल एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है तो हम उसे एलिमेंट कहते हैं। पदार्थ या मैटर की तीन अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं। यदि हम किसी झील या तालाब से हम पानी का सबसे छोटा भाग या पीस लें तो वह पानी का एक मॉलिक्यूल होगा जो 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम का बना होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जबकि कॉपर एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। प्रत्येक एलिमेंट की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ या मैटर की मूल इकाई एटम है, तथा एटम भी 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। ये कण हैं प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर 2 न्यूट्रॉन, जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है या ये न्यूट्रल होता है, तथा इलेक्ट्रॉन, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। एटम के सेंटर या केंद्र में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षों में चक्कर काटते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एटम हमारे सोलर सिस्टम का ही छोटा रूप है। हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य है, जिसके चारों तरफ अलग अलग कक्षों में ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार एटम के केंद्र में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बात करें तो विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक प्रोटॉन के पास दूसरा प्रोटॉन रख दिया जाए तो दोनों के बीच एक बल पैदा होगा जो दोनों को एक दूसरे से दूर धकेलेंगे, और यदि हम एक प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन रख दें तो दोनों के बीच एक बल पैदा होगा जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचेगा। एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड रहने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काफ़ी हल्के होते हैं, परंतु दोनों में चार्ज का मान एक समान होता है। नॉर्मली एटम में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अर्थात एटम में कोई चार्ज नहीं होता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि ऐसे किसी एटम जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो के पास एक प्रोटॉन रख दिया जाए तो इस प्रोटॉन को एटम के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, परंतु उतने ही बल से
एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन इसको दूर धकेलेंगे, अर्थात कुल फोर्स का मान 0 होगा, या हम कह सकते हैं कि पास रखा प्रोटॉन ना तो कोई आकर्षण महसूस करेगा ना ही कोई प्रतिकर्षण, अर्थात उस प्रोटॉन के लिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इस प्रकार के एटम को बैलेंस्ड एटम या न्यूट्रल एटम कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच एक नेचुरल अट्रैक्शन या बॉन्डिंग हो जाती है। यदि किसी बैलेंस्ड एटम की सबसे भारी कक्षा में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए या एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह एटम बैलेंस्ड नहीं रहता है। तब एटम या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाता है, जिसे आयन कहते हैं। यही अनबैलेंस्ड चार्ज आयन पार्टिकल इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि प्रत्येक एटम बैलेंस्ड रहने की कोशिश करता है, अतः प्रत्येक आयन में इलेक्ट्रॉन लेने की या छोड़ने की एबिलिटी या क्षमता आ जाती है, ताकि वह बैलेंस्ड एटम बन सके। यदि बैलेंस्ड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वह पॉजिटिव आयन बन जाता है, और यदि बैलेंस्ड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वह पॉजिटिव आयन बन जाता है, और यदि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह नेगेटिव आयन बन जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को आकर्षित करता है ताकि वह बैलेंस हो सके। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इसी अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। अगर हम एक सिंपल सेल की बात करें तो इसमें दो प्लेटें इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होती हैं। सेल में केमिकल एक्शन के कारण एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी प्लेट में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होता है, जिसका नतीजा यह होता है कि एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं जो कि नेगेटिव प्लेट बन जाती है, और जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह पॉजिटिव प्लेट बन जाती है। अब होता यह है कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेटों के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, परंतु सेल में केमिकल एक्शन के कारण उत्पन्न बल के कारण यह संभव नहीं होता है। लेकिन यदि हम प्लेटों को एक तार के द्वारा आपस में जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, ताकि दोनों प्लेटों पर चार्ज इक्वल हो सके। परंतु लगातार केमिकल एक्शन के कारण दोनों प्लेटों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर बनाए रखा जाता है, जिसके कारण एक्सटर्नल सर्किट में लगातार करंट बहता रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच आकर्षण बल या प्रेशर, आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बहना या मूव करना शुरू कर देते हैं, उसे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज कहते हैं। अब कुछ पदार्थ अपने अंदर से करंट को आसानी से बहने देते हैं और कुछ नहीं। इसको समझने के लिए वापस एटम की शरण में जाते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से मजबूती से जुड़े होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा एटम की सबसे भारी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस ऑर्बिट में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तथा वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर ही किसी पदार्थ की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, अर्थात वह करंट को अपने अंदर से आसानी से फ्लो होने दे सकता है या नहीं। कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं
कंडक्टर्स उस मटेरियल को कहते हैं जो अपने अंदर से आसानी से करंट को बहने देते हैं। अर्थात इस प्रकार के मटेरियल में वैलेंस ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बहुत ही कमजोर बंधन से जुड़े होते हैं और ये आसानी से एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम इत्यादि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में एक कॉपर एटम और एक एल्यूमिनियम एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है। कॉपर के सबसे भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि एल्यूमिनियम के सबसे भारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वह मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से आसानी से करंट को बहने नहीं देते हैं। सामान्यतः जिन मटेरियल के वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से 8 होती है वह अच्छे इंसुलेटर होते हैं। इन मटेरियल में वैलेंस ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने एटम से मजबूती से जुड़े होते हैं और आसानी से एक एटम से दूसरे एटम में मूव नहीं कर पाते हैं। अर्थात ऐसे मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। वह मटेरियल जिनकी सबसे भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल ना तो अच्छे कंडक्टर होते हैं, ना ही अच्छे इंसुलेटर, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनका प्रयोग डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। अभी तक हमने जाना कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज सिंपली एक प्रेशर या बल है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, अर्थात करंट बहने लगता है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। जब हम कहते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है तो हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है जो पुरानी मान्यताओं के अनुसार चला आ रहा है। जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब तक हॉल थ्योरी के अनुसार करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानी जाती थी, परंतु इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद पता चला कि करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और करंट की एक्चुअल दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आज भी हम उन्हें पुरानी मान्यताओं का पालन करते हुए अर्थात करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मानकर चलते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अगेन, जैसे कि बताया जा चुका है कि वोल्टेज एक प्रेशर है। इस प्रेशर या वोल्टेज को नापने के लिए हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं और वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। किसी कंडक्टर, अगर हम करंट की बात करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, देखिए किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या दर को करंट कहते हैं। वोल्टेज ज्यादा हो तो करंट भी ज्यादा होगा और यदि वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम होगा। करंट को नापने के लिए एम्पीयर मीटर या एमीटर का प्रयोग करते हैं। एम्पीयर मीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं। करंट की इकाई एम्पीयर होती है। चलो, हमने वोल्टेज सोर्स लिया और 2 तारों की सहायता से उसमें एक बल्ब जोड़कर हमने करंट फ्लो करवा लिया। यहाँ हम आपको करंट के 3 कॉमन इफेक्ट के बारे में बताएंगे। ये हैं नंबर 1, हीटिंग इफेक्ट। जब भी किसी तार के अंदर से करंट फ्लो होता है
तो हीट जनरेट होती है। जैसे आपने रूम हीटर देखा होगा, जब हम हीटर को सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसकी तार के अंदर से करंट बहना शुरू कर देता है और वह काफ़ी गर्म हो जाता है। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। जब किसी तार के अंदर से करंट बहता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। जब कंडक्टिव लिक्विड के अंदर से करंट फ्लो होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। इसे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट के बहने में रुकावट पैदा करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जितनी बड़ी रुकावट होगी उतना कम करंट फ्लो होगा। रेजिस्टेंस को नापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। किसी कंडक्टर द्वारा उत्पन्न रेजिस्टेंस उसकी लंबाई, मोटाई तथा वह किस मटेरियल का बना है इसके ऊपर निर्भर करती है। यदि लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। यदि तार की मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा तथा मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस जिस मटेरियल का बना होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। यदि लंबाई मोटाई बराबर है और यदि एक मटेरियल या एक कंडक्टर सिल्वर का तथा दूसरा कंडक्टर कॉपर का बना है तो सिल्वर वाली तार का रेजिस्टेंस कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड इज डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले वाली स्लाइड में हमने कहा था इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। जब हम फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। हमारा सामना अधिकतर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें वोल्टेज होती है परंतु फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर हम किसी सेल के कपड़े को कांच की रोड से रगड़ते हैं तो कांच की रोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सेल के कपड़े पर जमा कर देते हैं, जिससे सेल पर नेगेटिव चार्ज तथा कांच की रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज भी होती है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 डीसी करंट, दूसरा है आपका एसी करंट। अगर हम डीसी करंट की बात करें तो इसमें वोल्टेज का मान स्थिर होता है और करंट की दिशा नहीं बदलती है, जबकि एसी करंट में वोल्टेज का मान लगातार चेंज होता रहता है और जो करंट की दिशा एक नियमित अंतराल के बाद चेंज होती रहती है। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वह एसी सप्लाई है और जो हमें बैटरी से मिलती है जिसका हम प्रयोग वर्कशी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह डीसी सप्लाई होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, कॉपर का बना हुआ है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर से 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है और इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना समय लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है नेम ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ वोल्टेज। धन्यवाद।